So good morning students. Now let's discuss Nernst distribution law, that is the first part of your chapter distribution law. What is distribution law? देखिए distribution law का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो, कुछ चीज़ को अलग अलग डिवाइड किया हुआ हो. ठीक है, तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपके पास क्या कहता है कि अगर हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेते हैं, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेते हैं मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, और उसमें कुछ सोल्यूट को ऐड करते हैं. उन दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स को अगर मैंने एक बीकर में ले लिया है, इसमें दो इमिसिबल सॉल्वेंट है, एक ये है और एक ये है. इसमें अगर मैं सोल्यूट ऐड करती हूँ, दोनों में सोल्यूट ऐड करती हूँ, सेम सोल्यूट है मेरा, सॉल्वेंट ए में भी और सॉल्वेंट बी में भी, दोनों में सेम सोल्यूट ऐड हो रहा है, तो वो अपने आप को, मतलब मैं सोल्यूट तो ऊपर से डालूंगी, भाई मेरे पास ये बीकर है, इसमें दो सॉल्वेंट है, आपस में उनमें इमिसिबल है वो, तो मैं सोल्यूट तो ऊपर से डालूंगी. जैसे मैं सोल्यूट को ऊपर से डालती हूँ, वो अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, दोनों में अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि उसकी कंसंट्रेशन का जो रेशियो है, दोनों सॉल्वेंट में उसकी कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा. जो रेशियो है वो अपने आप को क्या कर लेता है, कांस्टेंट कर लेता है. मतलब नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने क्या कहा कि इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर a solute is added to two in a mixture of two immiscible or partially miscible, two immiscible or sparingly soluble mixture of a salts, then the solute distributes itself in the ratio, that means concentration of solute in solvent A to the concentration of solute इन सॉल्वेंट बी बिकम्स कांस्टेंट. C1 to C2 क्या होगा, एक कोई कांस्टेंट हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में इक्वली डिवाइड करे, बट इक्वली ना करके ऐसे डिवाइड करता है कि उनका रेशियो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा. ये आपके पास नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है. ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो एक के कांस्टेंट आया, इसको आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट. डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसको नाम दे दिया इस रेशियो को. ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग के कि के को, जो ये इक्विलिब्रियम को, ये आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट आया, इसको कौन कौन अफेक्ट कर सकता है. सबसे पहला कि हमने बोला था सोल्यूट में ऐड कर रही हूँ तो नेचर ऑफ सोल्यूट, की सोल्यूट का क्या नेचर है वो इसको अफेक्ट करेगा. भाई किसी में सोल्यूट हो सकता है इस वाले सॉल्वेंट में ज़्यादा अपने आप को रखे, किसी में हो सकता है इसमें रखे, इसके साथ ज़्यादा रिएक्शन करे, इसके साथ करे, किसी में इसके साथ ज़्यादा रिएक्शन करे. तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा. मतलब लिक्विड पेयर, जो ये लिक्विड मिक्सचर है दोनों इमिसिबल लिक्विड्स का, तो सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि मेरा कौन से सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा. ठीक है भाई, मान लो मेरी शादी होती है, मैं दूसरे घर में ससुराल में जाती हूँ, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ना आगे कि भाई मेरी फ्यूचर फैमिली कैसे चलेगी. वो डिपेंड करेगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है उनके लिए. तो मैं सोल्यूट का काम कर रही हूँ कि मेरा उनके साथ क्या इंटरेक्शन बन सकता है. ठीक है, हो सकता है हस्बैंड के साथ अच्छा बन जाए, सास के साथ कम बने, या सास के साथ अच्छा बने, हस्बैंड के साथ कम बने. दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि जो सोल्वेंट है, मतलब सामने वाला, कि भाई या तो सास बहुत अच्छी हो या फिर सास अच्छी नहीं हो, या हस्बैंड बहुत अच्छे हो, तो दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के भी और सोल्यूट के भी. और थर्ड पार्टी क्या है कि हमारे टोटल ओवरऑल टेम्परेचर प्रेशर, जो टेम्परेचर है वहाँ का, जो एनवायरनमेंट है घर का, उस पर भी डिपेंड करेगा. तो टेम्परेचर भी आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. इसके बाद आता है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की वैलिडिटी कब कब होगी, कब कब वैलिड होगा. तो इसकी वैलिडिटी सबसे पहले तो टेम्परेचर 100% कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो जो ये इमिसिबल लिक्विड्स है इनकी सॉल्युबिलिटी में चेंज आ जाता है, इनकी सॉल्युबिलिटी में चेंज आ जाता है कि हो सकता है कि हायर टेम्परेचर पे दोनों मिसिबल हो जाए. ठीक है, इसलिए इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए होता है. दूसरा, टू सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल, दोनों के दोनों सॉल्वेंट या तो इमिसिबल हो या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल हो. स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है पार्शियल सोल्यूबल, कि बहुत कम सोल्यूबल होना, अपने आप में सोल्यूबल नहीं होने चाहिए दोनों सॉल्वेंट.
आपस में बिल्कुल मिले हुए नहीं होने चाहिए, आप इनके क्या होने चाहिए, इमिसिबल लिक्विड्स या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल हो। सोल्युबिलिटी डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ सोल्यूट, कि कई बार क्या होता है कि आपके पास जैसे ये दो सोलवेंट है, एक वाटर है और इथेनॉल है, ठीक है, वाटर और इथेनॉल तो हो नहीं सकता क्योंकि वाटर और इथेनॉल आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्सेबल हो जाते हैं। वाटर और ऑयल का सॉल्यूशन आप ले सकते हो, ठीक है, इसमें बाहर से मैं कुछ डालूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की एडिशन से, सोल्यूट की एडिशन से इनकी मिक्सिबिलिटी पे कोई फर्क पड़े, इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये सॉल्यूशन जो है इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही डाइल्यूट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बहुत ही डाइल्यूट, की डाइल्यूट में भी ये इमिसिबल ही रहे, ठीक है। और मोलिकुलर, अच्छा, मोलिकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे ऊपर से आपने ये डाला तो ये एज इट इज रहना चाहिए, ये नहीं है कि चौक टूट जाए या अंदर जाके इसके दो मॉलिक्यूल में डालो तो एक बन जाए। कि सोल्यूट क्या है, एसोसिएशन डिसोसिएशन किसी के भी दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग में अगर आप बात कर रहे थे कि वैलिडिटी की, तो लास्ट पार्ट था कि सोल्यूट जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट शुड बी सेम, कि अगर मैंने ऊपर गैस डाला है तो वो नीचे तक गैस ही डाल होना चाहिए, अगर मैंने 2 मोल्स डाले तो उसके 2 ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन में चला जाए। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 5 मोल्स डालती हूँ तो 5 के 5 कंबाइंड होकर कंबाइंड स्टेट बना ले, ऐसा नहीं है। और डिसोसिएशन का मतलब कि अगर मैंने बड़ा मॉलिक्यूल डाला है तो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट मतलब तोड़ ले, डिवाइड कर ले अपने आप को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन भी और एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर स्टेट जो है सोल्यूट की वो सेम होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास नस डिस्ट्रीब्यूशन लाके आती है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है और उसकी वैलिडिटी क्या है। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन क्या कहता है कि अगर आप 2 इमिसिबल लिक्विड्स लेते हो और उसमें सोल्यूट को डाल देते हो, आप सोल्यूट अपने आप को डिवाइड कर लेगा दोनों पार्ट्स में, ठीक है, जिस भी कंसंट्रेशन में करेगा, वहाँ पे अगर मैं इक्विलिब्रियम पे, जब उसने डिवाइड कर लिया उसके बाद जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद अगर मैं उस पर देखती हूँ उसका केमिकल पोटेंशियल, तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट ए इक्वल्स टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट बी, म्यू ए इज इक्वल्स टू म्यू बी। ये मैंने पहले बताया आपको, ये क्या हो जाता है, म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन ए उसकी कंसेंट्रेशन प्लस म्यू नॉट बी इक्वल्स टू आर टी एल एन एक कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बी। ये चीज हो गई, म्यू नॉट वाले को उधर ले जाओ, आर टी एल एन वाले को इधर ले आओ, आर टी अगर कॉमन निकालोगे तो एल एन ए माइनस एल एन बी विच इज इक्वल्स टू एल एन ए बाई बी, तो ये आ जाएगा एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ ए आर टी जो है इसको डिवाइड में कर दो, म्यू नॉट बी मतलब केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑफ बी सोल्वेंट, पहले इसका म्यू नॉट का मतलब क्या हुआ, इसका पहले जो केमिकल पोटेंशियल था वो एक कांस्टेंट अमाउंट थी जो हमें पता है, और ऊपर वाले का ए का भी जो केमिकल पोटेंशियल था आइडियल वो हमें पता है सोल्यूट डालने से पहले, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने से पहले। तो ये अपने आप में जब वैल्यूज पता है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इनका डिफरेंस भी कांस्टेंट हो गया, और आर टी उधर में डिवाइड में लिखी गई थी तो ये भी क्या अपने आप में टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट माना है, और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो ये टोटल कांस्टेंट किसके बराबर आता है, के, वो के जो है यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ही है, तो ये क्या आ गया एल एन ए बाई एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू के, ठीक है। अब एल एन में कुछ चीजें इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो अगर इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो e की पावर के हो जाएगा ये, और e की पावर के भी अपने आप में है तो क्या एक कांस्टेंट टर्म ही ना, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ गया, के कांस्टेंट के जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन कंसंट्रेशन ऑफ, तो यहाँ से इसका ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है। अगर मेरा सॉलिक्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन के अंडर नहीं गया है, तो अगर वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जाता है तो उसके बाद ये अलग से होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इफ सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, कि अगर वो एसोसिएशन में जाता है तो देखो क्या होगा आपके पास, एसोसिएशन में अगर जाता है तो मेरे 2 फेजेस हैं, एक ये वाला फेज है और दूसरा ये वाला फेज है, ठीक है। तो पहले मेरा मॉलिक्यूल अगर X था तो दूसरे वाले में भी मॉलिक्यूल X ही होगा,
पहले मेरा मॉलिक्यूल X था, दूसरे वाले में मॉलिक्यूल X है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो एक फेज में आपके पास फर्स्ट फेज में एसोसिएशन में नहीं जा रहा है, जब वो दूसरे फेज में एंटर कर रहा है उसके बाद उसका एसोसिएशन हो रहा है। तो पहले फेज में तो मेरा X जो है वो एज इट इज है, और दूसरे वाले फेज में जो n मॉलिक्यूल्स ऑफ X है वो किस में चले गए, XN में। एसोसिएशन करके उन्होंने क्या बना लिया, एक फेज, एक मॉलिक्यूल बना लिया, एसोसिएशन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लिया, जबकि यहाँ पे क्या थे, वो एज इट इज थे। अगर NX था तो NX ही रहा फेज 1 में, और फेज 2 में क्या कर लिया उन्होंने, एसोसिएशन कर लिया। तो मान के चलो फेज 1 में कंसंट्रेशन C1 और फेज 2 में कंसंट्रेशन C2। अगर ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन कभी भी होता है आपके पास, तो वहाँ पे डिग्री होती है, एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो आपने सुनी होगी कि किस अमाउंट से वो एसोसिएट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। उसको आप रिप्रेजेंट करते हो अल्फा से, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इन फेज 2, फेज 2 में एसोसिएटेड कंसंट्रेशन कितनी होगी फेज 2 में, तो C2 में ही कंसंट्रेशन पहले थी, और अल्फा डिग्री से वो मॉलिक्यूल्स आपके डिग्री ऑफ एसोसिएशन मल्टीप्लाई हो जाता है, अल्फा डिग्री से वो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो टोटल कंसंट्रेशन ये डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिवीजन में आता है, दैट इज n, तो C2 अल्फा बाई n। ऐसे ही अगर आप निकालो कि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स तो एसोसिएट हो जाएंगे, पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें एसोसिएशन नहीं हुआ, तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट एसोसिएशन इन फेज 2, ये भी किसमें है, फेज 2 में ही है, कि फेज 2 में कितने मॉलिक्यूल्स जिनका एसोसिएशन नहीं हुआ वो कितने बचे, कि जिनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, दैट इज 1 माइनस अल्फा इनटू C2, वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है C2, भाई अल्फा मॉलिक्यूल्स का हो गया, तो बचे कितने 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टोटल कितनी आ गई, 1 माइनस अल्फा इनटू C2। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाती हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि मेरे जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट X इन फेज 1, वो क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेगा कि या तो मैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ले लूँ या विदाउट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ले लूँ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है ना कि भाई जब मैं सॉल्यूट को डालती हूँ तो सॉल्यूट अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, फेज 1 और फेज 2 में, और उनका रेशियो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल लूँ कि भाई मेरे जो फेज 1 और फेज 2 में जो विदाउट एसोसिएशन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेशियो तो कांस्टेंट होगा ना, कि विदाउट एसोसिएशन का फेज 1 में कितने हैं और फेज 2 में कितने हैं। तो विदाउट एसोसिएशन में फेज 1 में क्या है C1, और फेज 2 में कितना है 1 माइनस अल्फा इंटू C2। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, K कांस्टेंट के बराबर। इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड, अगर उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद मेरा क्या होगा कि इक्विलिब्रियम के बाद इसमें और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनका रेशियो किसके बराबर होगा, K इक्विलिब्रियम के। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन फेज 1, की फेज 1 में अगर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है वो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स इन, कि भाई सेकेंड में आके वो एसोसिएशन हो रहा था, सेकेंड में आके वो एसोसिएशन हो रहा था, बट अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात कर रही हूँ तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा भाई, जब इनका जितना एसोसिएशन हो रहा है वापस में उनका भी होगा, फेज 1 का जितना फेज 2 का है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन तो तभी होगा ना जब फेज 1 में भी उतने ही एसोसिएशन हो जाएंगे, और जितने इसमें विदाउट एसोसिएशन थे उतने ही उसमें आ जाएंगे, मतलब ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर। तो K इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन फेज 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स इन फेज 2, कि वहाँ पे एसोसिएटेड अपॉन नॉर्मल की कंसंट्रेशन की पावर n इक्वल्स टू अल्फा। वहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फेज 2 में, ये हमने निकाली C2 अल्फा बाई n, दैट इज C2 अल्फा बाई n अपॉन कंसंट्रेशन नॉर्मल मॉलिक्यूल इन फेज 2, नॉर्मल मॉलिक्यूल इन फेज 2 ये निकाल दी विदाउट एसोसिएशन वाले, तो क्या है 1 माइनस की ये बाई ये के इक्विलिब्रियम यही तो कहेगा कि एसोसिएटेड का अपॉन में विदाउट एसोसिएटेड वाले मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है इक्विलिब्रियम पे वो दोनों में बराबर होगा, तो वो रेशियो किसके बराबर होता है, के इक्विलिब्रियम के, ठीक है। C2 अल्फा अपॉन n इंटू C2 माइनस ये। अब क्या करो आप इसका nth रूट ले दो, ठीक है, nth रूट लोगे तो इसकी पावर n की कैंसिल हो जाएगी,
यहाँ से ये पावर कैंसिल हो गई, और इसमें जो n है ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, C2 अल्फा, और पावर किस में आ गई, nth में। ये भी किसके बराबर है तो इसमें भी अगर इसका भी √n लोगे तो ये कांस्टेंट ही रहेगा कि इक्विलिब्रियम का भी क्या है, भी क्या है, ये कांस्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1 को 2 से, तो क्या आएगा, C1 1 माइनस अल्फा बाई C2 अपॉन में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है, डिवाइड में ये वाली, दोनों में सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, C1 अपॉन n √C2 अल्फा इक्वल्स टू k, कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है k, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आया है k, है तो दोनों कांस्टेंट ही, तो उनका रेशियो भी आपके पास क्या आएगा, k कांस्टेंट। अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंप्लीट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेती हूँ, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 कंसीडर कर लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा, C1 अपॉन n √C2 इक्वल्स टू k, कि अगर वो एसोसिएशन में जा रहा है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ दे अंडरगो डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन वो दो तरीके से हो सकता है कि जैसे पहले एक में एसोसिएशन हो रहा था, अगर ऐसे ही एक फेज में अगर डिसोसिएशन करता है, मतलब फर्स्ट फेज एज इट इज रखता है, सेकेंड फेज में अगर कोई डिसोसिएट होता है तो a प्लस बी में जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही इसके क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। तो अगर आप इसमें के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाते हो तो आपके पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही कहता है कि अगर मैं विदाउट डिसोसिएशन को कंसीडर कर लूँ फेज 1 और फेज 2 में, तो उनका रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा, के इक्विलिब्रियम के, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज 1 में इसकी कंसंट्रेशन विदाउट एसोसिएशन वाले, तो उसमें तो सारे विदाउट एसोसिएशन है, दैट इज C1 अपॉन नीचे वाले में इसमें कुछ का तो डिसोसिएशन हो रहा है, दैट इज अल्फा डिसोसिएशन, तो C2 अल्फा, और जिनका नहीं हो रहा वो किसमें आ गए, C2 1 माइनस अल्फा, ये किसके बराबर होगा, के इक्विलिब्रियम के। बट अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि पार्टीशन कोफिशिएंट में कंसीडर करके चलूँगी कि जिनका नहीं हो रहा फेज 1 में, जिनका, क्योंकि वहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट की जब बात आ जाती है तो दोनों आपस में करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि मेरा फेज 1 में पार्टीशन कोफिशिएंट में कंसंट्रेशन किसकी ली जाएगी, रेशियो कि विद डिसोसिएशन की, जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ विदाउट की, इसमें जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ अपॉन में इसमें जिसका हो गया, भाई जिसका नहीं हुआ वो भी और जिसका हुआ वो भी, उनकी कंसंट्रेशन का रेशियो क्या आएगा, के के बराबर। इसमें जस्ट फॉर्मूलाज रट लो आप, C1 × 1 माइनस अल्फा अपॉन C2 इक्वल्स टू के। अगर दोनों में आ जाता है कि दोनों में ही सॉल्वेंट में उसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो क्या आ जाएगी, ऊपर फेज 2 में जिन मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन नहीं हुआ वो, अपॉन में रेशियो फेज 1 में जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ वो। ठीक, यहाँ पे भी यही चीज कि यहाँ पे फेज 2 बाई फेज 1 ले लिया, यहाँ पे फेज 1 बाई फेज 2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका रेशियो चाहे इन्वर्ट कर दो चाहे कैसे कर दो, फेज 2 बाई फेज 1 ले लो या फेज 1 बाई फेज 2 ले लो, कि जिनका आपके पास डिसोसिएशन नहीं हुआ वो है, यहाँ पे ये कुछ भी कंसिडर कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, तो उसमें मैंने सिंगल डिसोसिएशन तो करा दिया है। अगर वो सोल्यूट आपके पास दोनों ही सोलवेंट में डिसोसिएशन में जाता है तो उसका फॉर्मूला आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस में कुछ एप्लीकेशन है आपके पार्ट में। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग केमिकल इक्विलिब्रियम, कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम आप निकालते हो या केमिकल इक्विलिब्रियम जिन रिएक्शंस में होता है उसमें आपके पास इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसे में हम कंसिडर करके चलते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, अगर ऐसे कोई भी एग्जांपल्स आपने कंसिडर करे, जैसे KI + I2 वाला है तो KI3 बना रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले KI3 बनेगा, फिर KI3 से वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इस टाइप की रिएक्शन हुई। कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया, कॉपर सल्फेट को अगर आप अमोनिया में डालोगे तो ये एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉपर टेट्रामीन सल्फेट, ठीक है। इसमें भी वापस इक्विलिब्रियम चलता है। ऐसे ही अगर आप कंसिडर करते हो आयोडीन का, तो आयोडीन की दो रिएक्शंस ले लो। आयोडीन लेने का मतलब आयोडीन को आप ले सकते हो वाटर में, और आयोडीन को मैं ले सकती हूँ कार्बन डाइसल्फाइड में। आयोडीन इन
वाटर और दूसरा कंसीडर करा आयोडीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि वाटर और जो कार्बन डाइसल्फाइड है दोनों आपस में इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों आपस में क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो पहले मैंने कंसीडर करा कि एक सॉल्यूशन जिसमें शेकिंग करें आयोडीन की इन कॉपर डाइसल्फाइड और वाटर, किसमें कि मैंने उसको कार्बन डाइसल्फाइड प्लस वाटर, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर में मिक्सचर लिया किसका, आयोडीन का। दूसरा मैंने कंसीडर करा कि सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन को कॉपर डाइसल्फाइड में और Ki इन एक्वस, कि इसमें भी बात यह है कि मैं यहाँ से इसका आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकाल सकती हूँ, क्योंकि आयोडीन मेरा क्या है, एज ए सोलवेंट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे भी मैं आयोडीन क्या है, एज ए सोलवेंट की तरह काम कर रहा है, कि आयोडीन और Ki दोनों में से क्या निकलता है, आयोडीन ही निकलेगा I-, ठीक है। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड और एक्वस का मतलब वाटर, तो दोनों के अंदर ही आपके पास क्या है, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर, और आयोडीन उसमें क्या है मेरे पास में सोल्यूट का काम कर रहा है, तो मैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, थर्ड पार्ट आता है आफ्टर इक्विलिब्रियम, जब आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि फॉरवर्ड में चलता रहेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट में जैसे मैं मानती हूँ कि भाई मेरा दो सोलवेंट्स है, मैंने ऊपर से सोल्यूट डाला तो एक अपने आप का कुछ पार्ट इसमें रखेगा, कुछ पार्ट इसमें, तो वो कब तक आपस में इक्विलिब्रियम, जब तक उनमें इक्विलिब्रियम प्रॉपर मेंटेन नहीं हो जाता तब तक वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन लेफ्ट इन CH2, कि भाई कुछ CH2 जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो मेरे पास वाटर और CH2 का सॉल्यूशन है इमिसिबल लिक्विड इनके, तो CH2 की लेयर ऊपर बन गई और वाटर की लेयर नीचे है। तो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तब क्या होगा कि CH2 में आपके पास आयोडीन आ जाएगा, CH2 में कुछ बचेगा और बाकी किस में चला गया, वाटर में। तो जो ये बचता है इसको मैं वॉल्यूमेट्रिकली डिटरमाइन कर सकती हूँ कि कितना वॉल्यूम में कितना बचा, मतलब उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ, जैसे टाइट्रेशन से नॉर्मलिटी निकाल के कि भाई CH2 में कितना आयोडीन लेफ्ट है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर दो, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, फर्स्ट वन का ये वाला Ki प्लस I2 Ki3, तो इसमें अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज Ki3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस Ki और आयोडीन की कंसंट्रेशन, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वहाँ से इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लूँगी, Ki3 की, Ki की और I2 की, कि कुछ के कंसंट्रेशन तो मैं इनिशियली जो है कंसंट्रेशन वो तो मान के चलते हैं कि भाई इनिशियली मैंने कितना आयोडीन डाला वो मुझे पता है कि भाई आयोडीन Ki की फॉर्म में डाल रही हूँ तो वो भी मुझे पता है, और आयोडीन को I2 की फॉर्म में डाल रही हूँ वो भी मुझे पता है। मुझे Ki3 मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, तो ये मैं कहाँ से फाइंड आउट करूँगी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, कि जैसे मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CH2, कि अगर CH2 में लेके चलते हैं आयोडीन की कंसंट्रेशन तो A मोल्स पर लेकर मान ली, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Ki B मोल्स पर लेकर मान ली, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ I2 का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है, K है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन लेफ्ट इन CH2, किसी भाई कुछ तो वाटर में चली गई पर CH2 में कितनी कंसंट्रेशन बची जो मैंने नॉर्मलिटी से निकाली हाइपो के साथ टाइट्रेशन करके, वो मैंने कंसीडर कर ली C मोल्स पर लीटर, वो मेरी कितनी आई, C मोल पर लीटर। तो जो टोटल कंसंट्रेशन जो एक्वस में गई वो कंसंट्रेशन कितनी होगी, एक्वस में आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन गई, कि जो मेरी कंबाइंड फॉर्म में थी दैट इज A, कि टोटल मेरी कितनी थी आयोडीन शुरू में जो मैंने ली थी इनिशियली, वो होगी तो क्या टोटल कंबाइंड प्लस फ्री, कि जितनी मेरी आयोडीन कंबाइंड में वाटर में चली गई और जितनी फ्री बची हुई है वो टोटल आयोडीन की कंसंट्रेशन हो जाएगी एक्वस में। दूसरा ध्यान दो कि आयोडीन के एक्वस में दूसरे मेथड से अगर निकालोगे तो भाई जो टोटल मैंने ली थी, टोटल में से जितनी मेरी CH2 में बची हुई है, यहाँ से मैंने निकाल रही हूँ कि CH2 में कितनी बची हुई है C, और टोटल मैंने ली थी A, तो मेरे पास आयोडीन की जो वाटर में गई होगी वो कंसंट्रेशन कितनी होगी, A माइनस C, वो कितनी है, A माइनस C। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट K किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन एक्वस, कि एक्वस में जो फ्री आयोडीन है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन CH2,
दोनों में मेरा ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या कहता है कि जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन फर्स्ट सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन सेकंड सॉल्वेंट इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो आयोडीन इन एक्वस अपॉन आयोडीन इन CH2, ठीक है। अब आयोडीन इन एक्वस तो मेरे को नहीं पता है, ये तो मेरे को निकालनी है, ठीक है, पर मेरे को ये पता है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट K के बराबर, ये मेरे को पता होता है इसकी वैल्यू। और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CH2 लेफ्ट कितनी है, C, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन एक्वस, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन एक्वस कितनी हो गई, Kc, ठीक है। अब कंबाइंड फॉर्म की कितनी होगी, भाई फ्री की मेरे पास Kc है और टोटल मेरे पास A-C है, कि टोटल जो वाटर में आयोडीन की कंसंट्रेशन है कुछ फ्री फॉर्म में और कुछ कंबाइंड फॉर्म में, वो A-C है, और उसमें से कंबाइंड फॉर्म में जो है वो Kc है, उसमें से कंबाइंड फॉर्म में जो वो Kc है, तो फ्री आयोडीन जो है उसकी Kc है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, फ्री आयोडीन की कितनी है, Kc, तो जो कंबाइंड फॉर्म की वो होगी वो कितनी होगी, टोटल माइनस फ्री की, टोटल है मेरे पास A-C और फ्री की कितनी हो गई, Kc। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल दी, कंबाइंड फॉर्म ऑफ I2, कंबाइंड फॉर्म ऑफ I2 का मतलब यही हो गया कि वो क्या है मेरे पास में KI3, कि कोई भी कंसंट्रेशन मान लो KI3 की, ऐसे अगर आप B और D मान के करोगे तो भी निकाल सकते हैं, पर इसको ना लो कि मैंने KI3 की कंबाइंड फॉर्म में कितनी आई मेरी, ये A-C1, तो यहाँ पे ये Ki की वैल्यू मुझे पता होती, मैंने कितनी डाली, I2 की वैल्यू मुझे पता होती, मैंने इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन ली थी, KI3 जो इक्विलिब्रियम में बन रहा था वो मैंने किससे निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो ये पहली एप्लीकेशन है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का क्या रोल है। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या फिर आपके पास ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH और H निकालने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का क्या यूज़ है, ठीक है। तो उसमें पहला पार्ट आता है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, कोई भी आपने सोल्ट लिया, अगर उसमें वाटर डाला, इसको हम बोल देते हैं कि वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, सोल्ट अपने आप को हाइड्रोलाइज कर लेगा, मतलब वो वाटर को H+ और OH- में डिवाइड कर लेगा, क्योंकि सोल्ट में एक एसिड का पार्ट होता है, एक बेस का पार्ट होता है, जो एसिड होता है वो आपके पास H ले लेगा और जो बेस होता है वो आपके पास क्या ले लेगा, OH। तो ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना लेते हैं। अगर इक्विलिब्रियम की बात करी जाए तो क्या इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन HA और BOH की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब वाटर की कंसंट्रेशन को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी आपके पास आ जाता है KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइज एसिड या फ्री एसिड बोल सकते हो इसको, फ्री एसिड, और कंसंट्रेशन ऑफ फ्री बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। दूसरा आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है ना अल्फा, इसी तरीके से होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H की, ये मैंने कितने सॉल्ट लिए थे, उनमें से कितने हाइड्रोलाइज हुए, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन, इसमें से कितने हाइड्रोलाइज हुए, वही आपके पास क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है। आपके पास इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें है कि एनिलीन का जो है उसका आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से आप कैसे एप्लीकेशन निकालोगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बेंजीन एनिलीन का एक, बेंजीन एनिलीन प्लस वाटर का एक सॉल्वेंट लोगे तो उसमें क्या करेगा भाई, एक साइड बेंजीन की लेयर बन जाएगी और दूसरी साइड क्या बन जाएगी, वाटर की लेयर, ठीक है। एनिलीन अपने आप को डिवाइड कर लेगा। अगर इस फॉर्म को मान के चलते हो तो ये सॉल्ट है मेरे पास, इसमें ये वाला बेस एसिड का पार्ट है, ये वाला बेस का पार्ट है, तो ये आपके पास क्या ले लेगा, एसिड H दैट इज HCl बना देगा। ये वाला बेस का पार्ट है तो क्या ले लेगा, OH-, तो यहाँ से प्लस और OH- में से वाटर निकल के क्या बच जाएगा, C6H5NH2। तो कंसंट्रेशन किसकी आएगी, C6H5NH2 और HCl अपॉन में ये कंबाइंड फॉर्म विद, तो मेरे को तीनों की कंसंट्रेशन निकालनी है, कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के थ्रू। देखो कैसे निकालेंगे, अगर आप इस रिएक्शन में मानते हो तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ, इस वाले पार्ट को पूरा उठा लूँगी, भाई मेरे पास जो बेंजीन ये एनिलीन है ये दोनों में आपके अपने आप को डिवाइड कर लेगा, बेंजीन वाले में भी और वाटर में भी। मैंने सॉल्यूशन ले लिया बेंजीन का प्लस वाटर, ठीक है, दोनों में डिवाइड कर लेगा।
तो बेंजीन आपके पास क्या होता है, इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट होता है। मैं इसका आधे पार्ट को अलग कर सकती हूँ, जिसके अंदर मेरा कुछ एनिलीन है, कुछ पार्ट एनिलीन का है। जब मैं इवेपोरेट करूँगी तो बेंजीन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, एनिलीन। तो मुझे पता चल जाएगा C6H5NH2 की कंसंट्रेशन कितनी है। बेंजीन में C6H5NH2 की कंसंट्रेशन कितनी है, यही मेरा एनिलीन है, यही मेरे को फाइंड आउट करनी है भाई। एनिलीन आपने ऊपर से डाला तो एनिलीन अपने आप को दोनों में डिवाइड करेगा ना, कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट इसमें। तो जो बेंजीन है वो अपने आप में क्या होता है, इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट होता है। तो मैं इसका आधे पार्ट को उठा के अलग बीकर में सेपरेट कर सकती हूँ फिजिकल सेपरेशन से, और वहाँ से मैं क्या निकाल दूंगी, एनिलीन की अमाउंट, क्योंकि एनिलीन धीरे बाद में आपके पास इवेपोरेट होगा, पहले क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वहाँ से ये निकालना। दूसरा जो नीचे वाला वाटर प्लस HCl है, आपने वो कंसीडर कर लिया, उसमें से HCl की रिएक्शन एसिड बेस टाइट्रेशन करा दो, तो वहाँ से जितना HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा मैं अमाउंट ऑफ HCl कंसीडर कर सकती हूँ, ये वाली, ठीक है। और थर्ड पार्ट अब क्या बच गया कि मैंने इनिशियली कितना लिया था, तो इनिशियली लेने कहाँ से निकालोगे भाई, जितने Cl के मॉलिक्यूल्स निकले हुए, मतलब जितना HCl बना है, ये तो सारे का सारा किसमें चला गया, इसमें आ गया। HCl सारे का सारा वाटर में सोल्यूबल होता है तो वो अपने आप को ऊपर रखेगा नहीं, क्योंकि वाटर के साथ HCl बना लिया। तो HCl की मैं टाइट्रेशन के थ्रू HCl की अमाउंट निकाल सकती हूँ, और HCl जितना बना होगा वो सारे के सारे ये मोल्स होंगे कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स HCl के बना है उतना ही है। तो मुझे ये पता चल गया, तो इसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली पता चल गई, तो मैंने क्या निकाल दिया, हाइड्रोलाइज्ड कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से ये एप्लीकेशन यूज होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से क्या हो गया, वो अलग अलग डिवाइड हो गए और मैंने उनकी वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर दी, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है आपका एक्सट्रैक्शन में। तो एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट में पूरी थ्योरी है कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन में कैसे होता है, कि भाई एक्सट्रैक्शन में भी क्या करते हो आप, एक प्योर चीज़ निकालते हैं हम, कहाँ से, इम्प्योर चीज़ ली, इम्प्योर में से ये वाली इम्प्योरिटी अलग करी, फिर ये वाली इम्प्योरिटी अलग करी, तो सब अपने आप में क्या होती जाती है कि भाई इम्प्योरिटीज जो होती है, जैसे इस तरीके से मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन अगर आप मान के चलो, तो सबका किसी को आप बॉइलिंग करके इवेपोरेट करके अलग कर सकते हो, किसी को फिजिकल सेपरेशन से, पर हमेशा दो लेयर बनेंगी जिनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, दो लेयर जिनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो वहाँ हर जगह एप्लीकेशन लगा के कि इसकी कंसंट्रेशन इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, वो आप किसमें कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन में उसकी एप्लीकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म है, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो सेकेंड ईयर का सिलेबस इस वीडियो के साथ थर्ड सेम का ओवर। थैंक यू।